गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पीछे वाली वीडियोज आपने देखी, आज बोर्ड का पेपर भी चल ही रहा होगा। तो आपको ये बता दें कि आगे जो हम लोग नए टॉपिक अब शुरू करेंगे और नए टॉपिक में हम लोग शुरुआत से एकदम स्टार्टिंग से सारी वीडियोज को रखेंगे। क्लास 11th में एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग अर्थात रासायनिक आबंध, हिंदी में नाम है उसका। उस चैप्टर को आज शुरू करते हैं और धीरे धीरे उस चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट करें। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट करके बताइए कि मुझे आप सब सारा कुछ समझ में आ रहा है, कोई समस्या आ रही है तो मुझे आप बताएं। चैप्टर का नाम लिख लेंगे केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। हिंदी में नाम है इसका रासायनिक आबंध, ये चैप्टर का नाम, ठीक। देखिए, सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्चुअल बात आती है तो वो बॉन्ड की आती है, या बंध क्या होता है। तो बॉन्ड पर जाने से पहले चलो एक बार बॉन्ड को ही बता देते। बॉन्ड क्या है या बंध क्या, ठीक है। देखो, बॉन्ड ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी दो एलिमेंट होंगे, कोई भी दो तत्व होंगे ए और बी, इन दोनों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करता है बॉन्ड। यानी कि ए और बी जिस संबंध से एक दूसरे से जुड़े होंगे उस संबंध को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। इट मीन्स a bond is the relationship between two elements। कोई भी दो एलिमेंट, कोई किन्हीं भी दो तत्वों के बीच के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बंध का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तो सिंपल सी बात थी। अब आपको एक बात बताएं, इसमें जो मेन टॉपिक है आपके, वो आप कौन सा बॉन्डिंग, कौन सा टॉपिक उठाएंगे, उसका नाम है वैलेंसी अर्थात संयोजकता। वैलेंसी हिंदी में कहते हैं इसको संयोजकता, ठीक है। क्या होता है, देखो इसकी बहुत छोटी सी अगर डेफिनेशन लिखें तो छोटी सी डेफिनेशन होगी कि क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी of an element is called valency, ठीक है। हिंदी में लिख लेंगे किसी तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता, ठीक है। एक है बहुत छोटी सी डेफिनेशन। एक इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो, दूसरी परिभाषा कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और accepted और shared by an element is called valence। हिंदी में क्या होगा, किसी भी तत्व के द्वारा दिए गए या लिए गए या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। ये भी एक परिभाषा है, बात समझ में आ रही। एक और डेफिनेशन है इसकी,
चलिए इसको रफ कर दें। एक और परिभाषा देखिए फिर सबके एग्जाम्पल आराम से। एक और डेफिनेशन देखेंगे आप, कौन सी? तीसरी डेफिनेशन और करके लिखें, और करके लिखें, कौन सी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in outermost cell is called valence। ये परिभाषा सबसे कम चलने वाली है, फिर भी जान लीजिए क्या परिभाषा है कि किसी तत्व की अंतिम कक्षा में, यहाँ पर एक बात छूट गई, ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पर लिख लेंगे ऑफ एन एलिमेंट है ना, इज कॉल्ड वैलेंस। क्या परिभाषा होगी कि किसी तत्व की अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल से समझेंगे पूरा डिटेल। जैसे पहला एग्जाम्पल है सोडियम 11 होता है तो 2 8 1 हो जाए, अर्थात वैलेंसी कितनी होगी? वैलेंसी मीन्स संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। यही अगर हम लोग बात करें किसकी, दूसरा कोई एलिमेंट लेते हैं ऑक्सीजन 8 तो हो जाएगा 2,6। अब वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए, लेकिन इसकी वैलेंसी 6 नहीं है। क्यों नहीं? अब देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें जब भी वैलेंसी निकालनी होगी तो, और इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो, अगर किसी एलिमेंट की लास्ट वाली सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी निकालने के लिए क्या करते हैं? 8 से माइनस कर देते हैं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, अर्थात संयोजकता कितनी होगी? 8 - 6 = 2। समझ में आ रही बात? क्लियर है यहाँ तक? और एक एग्जांपल निकालते हैं। जैसे मान लो पोटेशियम कहा जाए या फिर कैल्शियम कहा, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, तो 2 8 8 और 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, अर्थात संयोजकता कितनी होगी? इसकी संयोजकता 2। क्लियर है ये बात? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं? चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या होगा? जैसे लिखा होता क्लोरीन 17 तो 2 8 7, तो वैलेंसी कितनी आएगी? वैलेंसी आ जाएगी 8 - 7 = 1। ठीक है, तो ये सिंपल सा वैलेंसी निकालने का एक बहुत सरल कॉन्सेप्ट है कि हम लोग देखेंगे कि अगर उसकी लास्ट वाली सेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फिर 8 से माइनस कर लेंगे, अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो फिर वही उसकी वैलेंसी। और अगर एग्जैक्ट 4 होता, मान लो यहाँ पर लिखा होता कार्बन का कितना होता है 6, तो 2, 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती? इसकी वैलेंसी होगी 4। और एक बात और सोचिए, 8 से अगर 4 को माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा? 4 ही आएगा। इसका मतलब इसकी वैलेंसी 4 है। बात समझ में आ रही? यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, 1 मिनट के लिए। अगला कॉन्सेप्ट इसी में देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या है? देखो वैलेंसी, ये तो सिंपल सी बात हो गई कि वैलेंसी हम लोग निकाल लेंगे 8 से माइनस करके, या फिर लास्ट वाली सेल में अगर 8 से ज्यादा है तो माइनस करेंगे, लास्ट वाली सेल में 4 से कम है तो फिर सेम वैलेंसी रहेगी, हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात ये बतानी है इसमें इम्पोर्टेंट कि अगर मान लीजिए
कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, मान लीजिए होते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी वैलेंसी एक नहीं होती, उनकी वैलेंसी एक से ज्यादा होंगी, मतलब नंबर ऑफ वैलेंसीज या संयोजकताओं की संख्या एक से ज्यादा होगी, उन्हें कहते हैं परिवर्ती संयोजकता, या हिंदी में क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, तो अगला टॉपिक लिखेंगे वेरिएबल वैलेंसी। क्या है वेरिएबल वैलेंसी, हिंदी में क्या कहते हैं, परिवर्ती संयोजकता क्या होती, इसके क्या उसमें परिभाषा में क्या लिखेंगे, लिखेंगे सम एलिमेंट शोज मोर देन वन टाइप ऑफ वैलेंसीज, दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज द वेरिएबल वैलेंसी कॉन्सेप्ट। कुछ तत्व होते हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो एक से अधिक संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं, उन्हें परिवर्ती संयोजक तत्व कहते हैं, तथा इस संकल्पना को परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल समझें आप ध्यान से, क्या है एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है फास्फोरस। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15, तो ये भैया हो जाएगा 2,8,5। ठीक है, एसपीडीएफ करेंगे तो 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s2 3p6 4s2 और 3s2 के बाद में 3s2 3p6 नहीं होगा 3p3। ठीक है, 3 2 5, क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखो, आपने ये समझा है कि तीसरी सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 18 होते हैं, किस हिसाब से, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल इज 2n², तो 2n² का मतलब क्या, 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 18, और ये कहाँ से फॉर्मूला आया था, 2n², है ना। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, तो अगर हमें तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो n की जगह पर क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में होते हैं 80, यहाँ है कितने 5। इससे ये पता चल रहा है कि इसका जो 3D सबसेल होगा वो कैसा होगा, खाली होगा। अगर खाली होगा तो मैं ये कह सकता हूँ, हम ये कह सकते हैं कि S में कितने हैं बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 और 3, D में कितने हैं 0 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 0 इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, 3D 0 आ जाएगा, 3P 3 आ जाएगा, 3S 2 आ जाएगा। ठीक है, ये होती है इसकी ग्राउंड स्टेट, है ना, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, अर्थात इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं आद्य अवस्था। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, आद्य अवस्था। अब आप देखो इसकी वैलेंसी कितनी, जितने अनपेयर्ड हो यानी कि अयुग्मित हो, तो 1 2 और 3, तो वैलेंसी बेटा कितनी हो गई 3। क्लियर यहाँ तक। जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उत्तेजित अवस्था में, तो क्या होगा, S का एक इलेक्ट्रॉन D में शिफ्ट होगा। ठीक है ना, तो S में बेटा कितने आ जाएंगे, S में आ जाएगा 1, P में आ जाएंगे 3, P में कितने आ जाएंगे 3, और D में कितने आ जाएंगे D में 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, D में 1 इलेक्ट्रॉन, 3D 1 3P 3। अब आप देखो वैलेंसी कितनी है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब वैलेंसी बेटा कितनी हो गई 5। ठीक है, इसे कहेंगे क्या, इसे कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था। ठीक है, प्रथम उत्तेजित अवस्था।
अब होगा ये, इसमें समझना ये है आपको कि फास्फोरस 3 भी वैलेंसी दिखाता है, फास्फोरस 5 भी वैलेंसी दिखाता है। इसीलिए एक क्वेश्चन बहुत फेमस पूछा जाता है बोर्ड में कि PCl3 भी होता है और PCl5 भी होता है, परंतु NCl3 तो होता है लेकिन NCl5 नहीं होता। उसका कारण समझ में आया? उसका आंसर एक चीज और लिख लीजिए तो उसका आंसर पूरा हो जाएगा। आंसर क्या है? आंसर ये होगा कि नाइट्रोजन के पास है 7 यानी कि 2,5, तो ये आ जाएगा 1s2 2s2 2p3। अब भैया तुम देख लो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई? नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 3, जबकि फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल है, इसलिए फास्फोरस 3 और 5 दोनों वैलेंसी दिखाता है, जबकि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये केवल 3 ही वैलेंसी दिखाता है। अतः NCl3 तो होता है लेकिन NCl5 नहीं होता है, जबकि PCl3 और PCl5 दोनों। समझ में आ रही बात? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे phosphorus has vacant d orbital so it can expand its octet, है ना, hence it shows the valency 3 and 5 both, but nitrogen has not d subshell so it cannot show the valency 5, hence NCl3 exist but NCl5 not exist and PCl3 and PCl5 both are exist। यहां तक क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसलिए आप सही से समझ लें। क्लियर है? एक और एग्जांपल इसका देख लीजिए। देखो एक और एग्जांपल इसका बताते हैं तुम्हें, सल्फर का, है ना, सल्फर का। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो ये होगा 2,8,6 अर्थात 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s2 3p4 हो जाएगा नहीं? अब तीसरी सेल है इसके पास, ये थर्ड सेल है कि नहीं? इसका मतलब इसमें डी और 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर 18 आएंगे तो फिर डी ऑर्बिटल इसका क्या होगा? खाली पड़ा होगा। अगर खाली पड़ा होगा तो एस वाले को, एस में 2 हो गए, पी में कितने हैं? 4, 1 2 3 4, है ना। डी में बेटा कितने हैं? 0, डी में कुछ नहीं, 3d 0, 3p4, इसके बाद में 3s, है ना। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट अर्थात इसे कहते हैं आद्य अवस्था, आद्य अवस्था या मूल अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चा, यहाँ पर देख लो वैलेंसी कितनी है? 1 और 2, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अच्छा अब आप थोड़ा आगे आइए, जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो P का एक इलेक्ट्रॉन D में शिफ्ट होगा, अर्थात इसमें कितने हो जाएंगे? 3s2, P में कितने हो जाएंगे? 3p3 हो जाएगा। D में कितने हैं? D में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1, 3d 1 आ गया। अब वैलेंसी देख लो, 3 और 1 4, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसे कहेंगे क्या? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रथम उत्तेजित अवस्था। बस समझ में नहीं आ रही? क्लियर। अभी एक इलेक्ट्रॉन इसका पेयर्ड है, ये भी तो वहां जा सकता है, तो एक और स्टेट बनेगी, कौन सी? ये होगा 3s1, इसका एक इलेक्ट्रॉन जब वहां चला जाएगा ये आ जाएगा, ये कौन सा आएगा? 3s1 था। P में बेटा कितने हो जाएंगे? P में तो 3 है, तो 3p3 होगा। और D में कितने हो जाएंगे? D में हो जाएंगे
3d2 है ना। अब वैलेंसी कितनी, 2 4 सॉरी 3 2 5 1 6, तो वैलेंसी हो जाएगी 6 है ना। क्या कहेंगे इसको, इसे कहेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट अर्थात द्वितीय उत्तेजित अवस्था। द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब होता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और एक बात तुम समझ लो, इसके बाद में जब यहाँ तक ये पहुंच जाएगा तब अपनी किसी भी स्टेट को ये चेंज नहीं करेगा। तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था। क्लियर है बच्चा यहाँ तक, यहाँ तक कुछ कहना है। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी 6। इसका मतलब सल्फर की वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है और 6 भी होती है। एग्जाम्पल देखो, 2 वाले का एग्जाम्पल H2S, 4 वाले का एग्जाम्पल SO2 और 6 वाले का एग्जाम्पल SO3 है, 6 वाले का एग्जाम्पल H2SO4। ठीक है ना। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। इनकी जब अभी स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे यानी कि संरचना, और दूसरी बात इनकी अभी जब हम पढ़ाएंगे क्या, इनका जब पढ़ाएंगे संकरण, तब आपको बताएंगे कि वैलेंसी कैसे इनकी क्षय होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो फिर आगे देखेंगे आप, अगला क्या, क्लोरीन का और देखिए, क्लोरीन 17 क्या होता है भैया, क्लोरीन के बारे में और देखिए जल्दी जल्दी। क्लोरीन का 17 होता है, तो 2 8 और 7, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, इसके बाद 3s2 3p5 है ना। अब थर्ड सेल को फिर देखिए, यहाँ पर s में 2 है, इसके बाद p में कितने हैं 5, p में 5 बना लीजिए, तो 1 2 3 4 5 है ना, 3p5। और d में कितने हो जाएंगे, d में बेटा जी, 3d है ना। ये क्या होगी, ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। हिंदी में क्या कहेंगे, आद्य अवस्था, आद्य अवस्था है ना, या फिर इसे मूल अवस्था। बेटा यहाँ पर वैलेंसी कितनी होगी, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी कितनी होगी 1। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये एक इलेक्ट्रॉन उसमें शिफ्ट होगा, तो 3s1 यहाँ आ जाएगा, 3s2 ये रहा है, इसके बाद 3p में कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, और d में कितने आ जाएंगे, d में आ जाएंगे 0, सॉरी d में आ जाएगा 1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ। अब वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 2 और 3, तो वैलेंसी हो जाएगी 3। इसका मतलब इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, हिंदी में लिख लेंगे प्रथम उत्तेजित अवस्था। अब ये वाला एक इलेक्ट्रॉन फिर से वहां शिफ्ट होगा, ये 3p4 हो जाएगा। अच्छा, अब s में कितने बचेंगे 2 है ना, p में कितने बचेंगे 3, 1 2 और 3, तो 3p3 हो जाएगा। और d में कितने आ जाएंगे, d में कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, d में आ जाएंगे 1 और 2, तो 3d2 हो जाएगा। अब देख लो वैलेंसी कितनी है 2 3 5, यानी कि वैलेंसी हो जाएगी 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसे हम लोग कहेंगे क्या, इसे हम लोग कहेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, और हिंदी में क्या कहेंगे द्वितीय उत्तेजित अवस्था। अब एक इलेक्ट्रॉन फिर शिफ्ट होगा, तो भैया s में आ जाएगा 1 है ना, p में आ जाएंगे 1 2 और 3, तो 3p3 हो जाएगी। फिर d में कितने आ जाएंगे, d में आ जाएंगे 3, तो 3d3 हो जाएगा। अब वैलेंसी देख लो कितनी, 3 3 6 1 7, तो वैलेंसी हो जाएगी 7। इसे कहेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट।
ठीक है ना। ऐसे आप वैलेंसी इनकी निकाल लेंगे, या फिर तृतीय उत्तेजित अवस्था। अब आप देख लो क्लोरीन की वैलेंसी 1 भी होती, 3 भी होती, 5 भी होती और 7। तो ये एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी शो कर रहा है या संरचनाएं दिखा रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी कॉन्सेप्ट। क्लियर हो गई बात। अब वैलेंसी ये वाली समझने के बाद में हम लोग क्या समझेंगे, बॉन्ड के प्रकार, बॉन्ड कैसे बनते हैं और कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ये वाली वीडियो समझ करके मुझे बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है।